हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने चल रही है रीट की टेस्ट सीरीज़ और अपने प्रकाश के अपवर्तन और लेंस पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को अपने यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। इससे जो लास्ट वीडियोस हैं, इससे पहले के जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें मैं आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ। लेंस पर और प्रकाश के अपवर्तन पर जो क्वेश्चन और बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। दोस्तों अगली वीडियो में अपने दर्पण और प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट हो जाएगा, जो 2 या 3 वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और आप इन्हें अच्छे से सोल्व भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है पहला वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भी अपने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप या दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप जब अपने यूज करते हैं तो आपने 12th में पढ़ा होगा भी इनमें 2 तरह के लेंस यूज होते हैं। जो वस्तु के पास रहता है उसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्ट पीस, और जो अपनी आंख के पास रहता है उसे बोलते हैं अभिनेत्र लेंस यानी आई पीस कहते हैं। यानी जब भी अपने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी लेते हैं तो उसमें 2 लेंसों का कॉम्बिनेशन संयोजन काम करता है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भी आपको मैंने बहुत सारे लेंस दे दिए और मैंने ये कहा भी आपको क्या बनाना है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाना है, तो आप कौन से लेंस यूज करोगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये 2 फैक्ट मैंने यहाँ यूज कर दिए हैं क्वेश्चन में। जब अपने सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं तो अगर अपने को आवर्धन क्षमता ज्यादा चाहिए, कॉमन सी बात है, अपने ये चाहेंगे भी वो छोटी से छोटी वस्तु को क्या करके दिखाए, बड़े से बड़ा करके दिखाए। तो सूक्ष्मदर्शी के लिए ये जरूरी है भी आपने जो लेंस यूज किए हैं उनकी फोकस दूरी में कम से कम अंतर हो, और दूरदर्शी के लिए यह जरूरी है भी आपने जो लेंस यूज किए हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा अंतर हो। तो देखो दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त संयोजन होगा तो ये आपको मैंने 2 लेंसेज की फोकस दूरी दी है। जैसे एक इनमें से अभिनेत्र है और एक क्या है, अभिदर्शक है। स्पेस कम था तो मैं लिख नहीं पाया, आप समझ सकते हैं भी आपको क्या दी गई है, फोकस दूरी दी गई है 2 लेंसों की। एक अभिनेत्र होगा और एक क्या होगा, अभिदर्शक। तो अब देखो दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए वही संयोजन यूज होता है जिसमें फोकस दूरी में अंतर कम से कम हो। तो देखो दोस्तों, इनमें से अपने को चूज करना है। तो यहां अंतर कितना है, 10 और 20 का 10 हो गया। यहां अंतर कितना है, 10 और 40 का 30 हो गया। यहां अंतर कितना है, 10 और 5 का 5 हो गया। और यहां अंतर 50 और 10 का कितना है, 40 है। तो सबसे कम अंतर यहां आ रहा है, इसलिए ये जो संयोजन है वो किसके लिए यूज होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए यूज होगा। ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वही लेंसों का संयोजन यूज होता है जिनमें फोकस दूरी में कम से कम अंतर हो, और दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता ज्यादा प्राप्त करने के लिए उल्टा होता है। यानी वहां पर अंतर अपने को क्या चाहिए, कम या ज्यादा, वहां अंतर अपने को ज्यादा चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए उपयुक्त संयोजन होगा, यहां पर अंतर 10 का है, यहां 30 का है, यहां 5 का है, यहां कितने का है, 40 का। ये अंतर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये संयोजन किसकी तरह काम करेगा, खगोलीय दूरदर्शी में ये संयोजन सबसे अच्छा रहेगा। इन लेंसों से आवर्धन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, इनमें से एक अभिनेत्र हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, अभिदर्शक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ठंडे देशों में समुद्र पर अथवा बर्फ के क्षेत्रों में दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब वायु में उल्टे दिखाई देते हैं। दोस्तों जैसे अपने रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है ना, छाया दिखाई देती है, वैसे ठंडे इलाकों में जो प्रतिबिंब होते हैं वो वायु में उल्टे दिखाई देते हैं। और किस घटना के कारण, TIR के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये घटना किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, जो अपने लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं इन क्वेश्चंस को यहां से मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, एक मछली पानी की सतह से, जैसे मान लो ये पानी है, एक ये पानी की सतह हो गई, एक मछली यहां पर है, ये मछली है यहां पर,
और पानी की सतह से कितनी नीचे है, वो 30 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या दी गई है, वास्तविक गहराई। क्या दी गई है, वास्तविक गहराई। एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, ये पानी की सतह हो गई, इससे 30 सेंटीमीटर पर गहराई पर है, यानी वो उसकी क्या दी हुई है आपको, वास्तविक गहराई। मछली तथा इसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी। तो देखो दोस्तों, आपको पता है ये अपवर्तन पर आधारित है, और जब अपवर्तन होता है तो आपको पता है वही सिक्के वाली बात, सिक्का पेंदे पर है पर उठा हुआ दिखाई देता है, तो मछली का प्रतिबिंब भी यहां प्राप्त होगा आपको। ये मछली का प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब हुआ, तो ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, यहां से आभासी गहराई। क्या हो गई, आभासी गहराई। अब वास्तविक प्रतिबिंब से प्रतिबिंब उठ कितना ऊपर गया, वो दूरी अपने से इसने पूछी है, यानी ये अपने को बताना है भी x कितना होगा। अब x कब बता सकते हैं, जब अपने पास स्मॉल h का मान हो, यानी उसकी आभासी गहराई कितनी है। पानी दिया है दोस्तों, तो पानी के लिए n आपको पता है, सभी को अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3। अब देखो दोस्तों, वास्तविक गहराई दी है 30 सेंटीमीटर, n का मान दिया है 4/3। पहले आपको h निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको एक संबंध पहले ही बता दिया था भी, अब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में ये संबंध है। यहां से स्मॉल h उधर चला जाएगा, n नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो स्मॉल h की वैल्यू क्या आएगी, 30/4/3 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो ये लगभग आपका आएगा 22.5 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने तो अभी क्वेश्चन क्या सेट किए हैं, तो मुझे वैसे आंसर इनके याद हो गए हैं। अब देखो दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी आभासी गहराई। अब आप क्या निकाल सकते हो, इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो, यानी दोनों प्रतिबिंब कितना ऊपर उठ गया, या मछली और उसके आभासी प्रतिबिंब के बीच की दूरी याद कर सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, बड़े h में से किसको माइनस कर दें, छोटे h को, तो ये मिल जाएगा अपने को। तो देखो दोस्तों, 30 में से कितना हुआ, माइनस 22.5, तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, मछली तथा इसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आप पहले क्या निकालोगे, आभासी गहराई, उससे आप दूरी ज्ञात कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ जाता है, सेकंड ग्रेड में और पटवार के एग्जाम में भी जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया। देखो दोस्तों, क्या है, चित्र में एक लेंस दो भिन्न प्रकार के माध्यमों से मिलकर बना है। ये लेंस दिया हुआ है आपको, ये लेंस बनाने के लिए दो माध्यम यूज किए गए हैं, दो प्रकार के मटेरियल यूज किए गए हैं। एक को मैंने ब्लैक से दिखाया है और एक को मैंने ग्रीन से दिखाया है। लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु, मतलब यहां पे एक वस्तु रखी है कोई, उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। अब आपको बताना है दोस्तों भी, ये लेंस दो माध्यमों से मिलकर बना है, एक वस्तु इसके सामने रखी है, तो उसके ये कितने प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखो दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, लेंस जितने माध्यमों से मिलकर बनता है उतनी ही उसकी फोकस दूरी होती है, और जितनी फोकस दूरी होगी उतने ही अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर लेंस एक ही माध्यम से बना है तो उसकी एक ही फोकस दूरी होगी और एक ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर लेंस दो माध्यमों से मिलकर बना है तो उस लेंस की दो फोकस दूरी होगी, और वो दोनों फोकस दूरियों के हिसाब से दो प्रतिबिंब बनेंगे। और अगर तीन माध्यमों से बना है, तीन अलग अलग पदार्थों को जोड़कर बनाया गया है, तो तीन फोकस दूरी होगी और तीन प्रतिबिंब बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। जितने मटेरियल यूज किए जाएंगे उतनी ही फोकस दूरी होगी और उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये कितने माध्यमों से मिलकर बना है, दो से, तो प्रतिबिंब भी कितने होंगे, दो होंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को समान भागों में काटने पर, इस तरह से काटा जा रहा है, मैंने डायग्राम में दिखा दिया आपको, काटने पर नए भाग की फोकस दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों, जब लेंस को इस तरह से काटा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से काटने पर जो फोकस दूरी है वो दुगनी हो जाती है, यानी 20 सेंटीमीटर वाले की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आपको मैं कोई भी लेंस दे दूं, अवतल दे दूं या उत्तल दे दूं, अगर आपने इस
तरह से काट दिया, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप में काट दिया, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, भले ही उत्तल हो भले ही अवतल हो। 20 सेंटीमीटर था, ऐसे काटने पर क्या हुआ, फोकस दूरी कितनी होगी, 40। हाँ, अगर दोस्तों इस तरह से काट दिया जाए हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में, तो फोकस दूरी चेंज नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, अगर ऊर्ध्वाधर रूप में काटा जाए तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, दुगनी, और क्षैतिज रूप में काटा जाए तो फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दुगनी होने पर कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना रहा है। लेंस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, क्या वस्तु के प्रतिबिंब पर मक्खी बैठी दिखाई देगी। देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है भी। एक लेंस है, वो प्रतिबिंब बना रहा था किसी वस्तु का, और लेंस पर क्या आके बैठ गई, एक मक्खी बैठ गई, कुछ भी ले लेते हैं अपने, एक मक्खी बैठ जाती है, तो क्या आपको प्रतिबिंब में वो मक्खी दिखाई देगी। दोस्तों, प्रतिबिंब में आपको मक्खी दिखाई नहीं देगी। मक्खी के बैठने से सिर्फ प्रकाश की तीव्रता का ही फर्क आएगा, यानी आपका प्रतिबिंब जितना पहले स्पष्ट दिख रहा था, थोड़ा सा उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कुछ प्रकाश की मात्रा को मक्खी जो है वो लेंस पर गिरने नहीं देगी, तीव्रता कम कर देगी प्रकाश की। बाकी आपके प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं होगा, और मक्खी जो है वो प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब है या मक्खी जो है प्रतिबिंब में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रतिबिंब जो है उस वस्तु का बन रहा है जिससे किरणें आ रही है, न कि मक्खी से। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक कांच का लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, एक द्रव भरे बर्तन में रखा है। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा ताकि लेंस द्रव में अदृश्य हो जाए। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसी का यूज जादूगर यूज करते हैं, मैजिशियन इस ट्रिक को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो मटेरियल होता है और वो जिस द्रव में उसको डालते हैं, दोनों का अपवर्तनांक समान होता है। जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान होता है तो दोनों अलग अलग दिखाई नहीं देते, यानी उस समय जो आप पदार्थ अंदर डालोगे वो क्या हो जाएगा, उस माध्यम में जाके गायब हो जाएगा। और ये होगा कब, जब दोनों का अपवर्तनांक समान हो। अब कांच के लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, तो फिर अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, द्रव का भी 1.5 होना चाहिए। यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर अपने उस लेंस को डाल दें तो दोनों का अपवर्तनांक समान होने पर क्या होगा, लेंस आपको दिखाई देगा या माध्यम में गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है दोस्तों, कोई वस्तु कब दिखाई नहीं देगी, जब दोनों का अपवर्तनांक क्या हो, समान हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 100% प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन होता है। ऑप्शन है आपके सामने, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये मैंने वैसी बेसिक क्वेश्चन बना दिया, आपको ध्यान रखना है 100% ऊर्जा का परावर्तन जो है वो सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही संभव है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किसी भी प्रकार से प्रकाश ऊर्जा में हानि नहीं होती है। जितनी ऊर्जा आती है उतनी ही ऊर्जा वापस लौट जाती है। पर दोस्तों, परावर्तन में कुछ ऊर्जा की हानि होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतले लेंस की शक्ति मोटे लेंस से होती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पतले लेंस की शक्ति जो है वो मोटे लेंस से क्या होती है, कम होती है। यानी मोटे लेंस की शक्ति ज्यादा और पतले लेंस की शक्ति क्या होती है, कम होती है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, जो मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन बताया था 86, उस पर क्वेश्चंस हैं कुछ, वो अपने देखते हैं। अब मैंने इस लेंस को इस तरह से काटा है अक्ष के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था अगर लेंस को इस तरह से काट दिया जाए क्षैतिज रूप में तो फोकस दूरी चेंज नहीं होती, और अगर ऊर्ध्वाधर रूप में काट दिया जाए तो फोकस दूरी चेंज होकर कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो देखो दोस्तों, लेंस को AB अक्ष के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी क्या होगी, इस तरह से काटने पर फोकस दूरी चेंज नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन पर इसमें तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, कॉमन सेंस है, लेंस को मैंने ऐसे काट दिया, अब भाई साहब लेंस तो रह गया इतना,
एक तो लेंस पूरा था तो उस पर प्रकाश ज्यादा गिर रहा था, यानी मात्रा ज्यादा थी, जिसे अपने तीव्रता कहते हैं। अब लेंस रह ही आधा गया तो प्रकाश की मात्रा भी क्या आएगी, उस पर कम आएगी, यानी तीव्रता क्या हो जाएगी, आपकी आधी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्षैतिज रूप में काटने पर फोकस दूरी चेंज नहीं होती, पर तीव्रता क्या हो जाती है, आधी, क्योंकि लेंस ही बेचारा आधा रह गया, अब कम गिरेगा प्रकाश उस पर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भी अगर लेंस को इस तरह से काट दिया जाए ऊर्ध्वाधर रूप में, तो इस तरह से काटने पर मैंने अभी आपको यहाँ क्वेश्चन करवाया था, भी फोकस दूरी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और ऐसे काटने पर दोस्तों देखो तीव्रता पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखो लेंस की लंबाई उतनी है, यानी तीव्रता चेंज नहीं होगी, जितना प्रकाश पहले आ रहा था उतना ही प्रकाश अब आएगा, यानी इस तरह से काटने पर तीव्रता चेंज नहीं होगी। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ का बना है, यानी आपको लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, उत्तल का 1.2। लेंस की दोनों सतह उत्तल है, ठीक है, मतलब उभयोत्तल लेंस है। इसे पानी में डुबो दें जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। देखो लेंस का तो है 1.2 और पानी में डुबो रहे हैं उसका कितना है, 1.3, तो यह व्यवहार करेगा। तो देखो दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था भी, अगर किसी लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तब उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती। उत्तल है तो उत्तल की तरह काम करता है, अवतल है तो अवतल की तरह काम करता है। पर दोस्तों अगर उसे अपने उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दें तो उसकी प्रकृति विपरीत हो जाती है, यानी उत्तल है तो अवतल बन जाएगा और अवतल है तो द्रव में किसकी तरह काम करेगा, उत्तल की तरह काम करेगा। तो देखो दोस्तों लेंस का तो 1.2 था और पानी का कितना है, 1.3। इसका मतलब इस लेंस को ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जा रहा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति विपरीत हो जाएगी, यानी ये उत्तल है तो द्रव में किसकी तरह काम करेगा, अवतल की तरह। और अवतल लेंस आपको पता है दोस्तों क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। तो ये है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन और लेंस पर आधारित आपके बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक का लिंक है, अगर आप वहाँ मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप उन्हें वहाँ से फॉलो कर सकते हो मुझे आप। बाकी अगले टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन और दर्पण के क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ 2 या 3 वीडियो में वो टॉपिक भी मैं आपका अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।